डियर स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो है एनर्जी। इसमें हम एनर्जी के डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे, एनर्जी क्या होती है। इसके बाद इसमें जो मेन है हमारा काइनेटिक एनर्जी के डेफिनेशन हम देखेंगे, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले को डिराइव करेंगे। और इस वीडियो में हम काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में क्या रिलेशन होता है उसको डिराइव करेंगे, और उसके कुछ ग्राफ्स हैं वो भी हम प्लॉट करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम वर्क एनर्जी थ्योरम को एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो एनर्जी के बारे में हमें पता ही है कि एनर्जी क्या होती है। तो एनर्जी क्या होती है? एनर्जी ऑफ द बॉडी इज़ द कैपेसिटी और एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू डू वर्क। किसी भी बॉडी के द्वारा किसी भी काम को करने की जो कैपेबिलिटी होती है उसी को ही हम क्या कहते हैं, उसकी एनर्जी कहते हैं। तो 9th क्लास में हम इसको क्या पढ़ के आए थे कि एनर्जी क्या होती है, ऊर्जा क्या होती है। कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे कि कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको हम ऊर्जा कहते हैं, या हम इसको बोलेंगे कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क या फिर एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है। तो जो हमारी एनर्जी होती है वो या तो हमारी होती है कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क कि कि हमारा वर्क करने की कितनी कैपेसिटी है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, या फिर एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क यानी कि हमारे कार्य करने की कितनी क्षमता होती है उसी को ही हम एनर्जी कहते हैं। तो एनर्जी इज़ द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क या एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है। तो एनर्जी, किसी भी बॉडी की जो एनर्जी होती है दैट इज़ द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क या एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। तो हम इसको यहाँ पे डूइंग वर्क भी लिख सकते हैं। किसी भी बॉडी के काम करने की कितनी कैपेबिलिटी होती है, कितनी एबिलिटी होती है, उसे ही हम उसकी एनर्जी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कि वर्क। जैसे हमारा वर्क जो है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, ऐसी जो हमारी एनर्जी होती है वो भी हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है। इट हैज़ मैग्नीट्यूड ओनली, इसका केवल मैग्नीट्यूड ही होता है, एंड नो डायरेक्शन, इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। और फिर हमने यहाँ पे इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे। तो डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए, क्योंकि ये क्या है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की जो क्षमता होती है, कार्य करने की जो कैपेबिलिटी होती है उसी को ही हम वर्क कहते हैं। तो इसके डायमेंशन किसके बराबर आएंगे? जो वर्क के डायमेंशन होते हैं वही डायमेंशन किसके आएंगे, आपके एनर्जी के आएंगे। तो वर्क के हमें पता है किसके बराबर होता है, आपका फोर्स इंटू डिस्टेंस, ठीक है। तो फोर्स का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका mL/T-2, और डिस्टेंस का हो जाएगा आपका L, तो ये हो जाएगा आपका mL/T-2। तो वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला आपका क्या आएगा, mL/T-2, ठीक है। तो किसी भी क्वांटिटी का जो डायमेंशन फॉर्मूला है आप उसके फॉर्मूले से निकाल सकते हो। तो ये फॉर्मूला जो आपका वर्क डन का है सेम वही फॉर्मूला आपका एनर्जी के लिए यूज़ होगा। तो इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा वो सेम आएगा। तो एनर्जी का भी जो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा उसको हम क्या लिखेंगे, m1L/T-2। और जैसे हमारा वर्क का SI सिस्टम जूल होता है, ऐसे ही हमारा जो एनर्जी का SI सिस्टम होता है, एनर्जी का जो SI सिस्टम होता है उसे भी हम क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। और CGS सिस्टम में इसका जो यूनिट होता है वो अर्ग होता है। जैसे वर्क का होता है तो वर्क का जो SI सिस्टम में क्या होता है, जूल होता है, ऐसे ही एनर्जी का भी SI सिस्टम जो होता है वो जूल होता है। और वर्क का जो CGS सिस्टम है वो अर्ग होता है, और ऐसे ही हमारे एनर्जी का भी जो CGS सिस्टम है वो हमारा अर्ग होता है। इसके बाद यहाँ पे फिर इसमें इस टेबल में आपको कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे सिंबल्स बताए गए हैं और उनकी वैल्यू जो है जूल में बताई गई है, ठीक है। तो ये जो हमारा जो यूनिट होता है अर्ग, इसका जो सिंबल होता है वो स्मॉल ERG होता है। और एक अर्ग में कितने जूल होते हैं, 10⁻⁻7 जूल, क्योंकि हमें पता है कि 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग्स। जो हमारा 1 जूल होता है वो 10⁻7 अर्ग्स के बराबर होता है। तो जो 1 अर्ग होगा वो 10⁻⁻7 जूल के बराबर होगा, ठीक है। तो इसका जो एक यूनिट होता है अर्ग, हम उसको लिखते हैं, इसका सिंबल है ERG, और इसमें ये कितने जूल के बराबर होता है इसकी वैल्यू यहाँ पे हमने जूल में लिखी है। तो एक अर्ग जो होता है वो 10⁻⁻7 जूल के बराबर होता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका कैलोरी।
ठीक है। कैलोरी का जो सिंबल होता है उसको हम स्मॉल CAL लिखते हैं। और एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कैलोरी 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। एक कैलोरी में 4.2 जूल आपके होते हैं। नेक्स्ट जो आपकी एनर्जी की यूनिट होती है, नेक्स्ट एनर्जी की यूनिट होती है जो कि किलोवाट आवर है। और किलोवाट आवर का जो सिंबल होता है इसको हम लिखते हैं kWh। और ये हमने 10th क्लास में भी पढ़ा था कि 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल के बराबर होता है। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी आपकी जो है एनर्जी की एक यूनिट होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये भी आपकी एनर्जी की यूनिट होती है। इसका सिंबल होता है आपका EV। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं EV, E स्मॉल और V कैपिटल। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है। तो ये सभी को ये सिंबल लर्न होने चाहिए। ठीक है। तो एक अर्ग में कितने जूल होते हैं, 10⁻⁻7 जूल। एक कैलोरी में 4.2 जूल। एक किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर ये होता है। और ये सभी किसकी यूनिट्स होती हैं, ये प्रैक्टिकल यूनिट्स होती हैं आपकी एनर्जी के लिए। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इसमें फिर है आपका काइनेटिक एनर्जी। तो जैसे आपको पता ही है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है कि किसी भी बॉडी के मोशन की वजह से उसमें जो एनर्जी होती है उसी को ही हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज़ द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय विर्चू ऑफ इट्स मोशन। तो किसी भी बॉडी में उसके मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसी को ही हम उसकी काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो जो काइनेटिक का मतलब क्या होता है, काइनेटिक का मतलब होता है मोशन। तो किसी भी बॉडी में उसके मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है, कोई भी बॉडी अगर आपकी चल रही है, चलती हुई किसी भी बॉडी में, ठीक है, तो कोई भी बॉडी अगर आपकी मोशन कर रही है, किसी भी बॉडी में मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज़ द एनर्जी पोजेस्ड बाय विर्चू ऑफ इट्स मोशन। तो किसी भी बॉडी की ऐसी एनर्जी जो उसके मोशन की वजह से होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो काइनेटिक का मतलब होता है, काइनेटिक का मतलब ही इसका अगर हम मीनिंग देखें, इसका मतलब ही क्या होता है, मोशन। ठीक है। तो मोशन से रिलेटेड कोई भी बॉडी अगर आपकी मोशन में है, मूव कर रही है, ठीक है, तो उसके साथ जो एनर्जी एसोसिएटेड होगी वो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। जैसे कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए हैं कि ए बुलेट फायर्ड फ्रॉम ए गन कैन पियर्स थ्रू ए टारगेट ऑन द अकाउंट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बुलेट। कि अगर हम कोई भी गन चलाते हैं तो गन में से जो भी आपकी बुलेट निकलती है तो वो टारगेट को हिट कर देती है। तो ये टारगेट को हिट क्यों करती है, क्योंकि बुलेट में क्या है, उसकी काइनेटिक एनर्जी की वजह से, क्योंकि उसकी वेलोसिटी जो होती है बहुत ही ज़्यादा होती है। अगर वेलोसिटी उसकी बहुत ज़्यादा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी जो है वो बहुत ज़्यादा होगी और वो टारगेट को हिट कर देती है। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल इसमें दिया गया है, विंड मिल वर्क ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एयर। की जो आपकी विंड मिल्स होती हैं, जो आपकी पवन चक्की होती हैं, वो कौन से सिद्धांत पे काम करती हैं, दे आर वर्किंग ऑन दी काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर। तो जो एयर की काइनेटिक एनर्जी है वो उनको घुमाने का काम करती है और विंड मिल जो है इसी प्रिंसिपल पे काम करती है। इसके बाद नेक्स्ट दिया गया है कि वाटर मिल, जो आपकी वाटर मिल्स होती हैं, वाटर मिल वर्क ऑन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर। की जो आपकी वाटर मिल्स होती हैं वो वाटर की काइनेटिक एनर्जी पे काम करती हैं। फॉर एग्जांपल फास्ट फ्लोइंग स्टीम हैज़ बीन यूज टू ग्राइंड कॉर्न। यानी कि अगर आपकी फास्ट फ्लोइंग अगर आपकी स्टीम है, पानी को आपने गर्म किया और गर्म करने से उसकी जो स्टीम बनती है, ठीक है, तो उस स्टीम का इस्तेमाल आप किस लिए कर सकते हो, अगर आप उसको फास्ट फ्लोइंग है यानी कि ज़्यादा हाई प्रेशर से अगर आप उसको डाल रहे हो, तो हाई प्रेशर से अगर आपका स्टीम आ रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी और वो कॉर्न वगैरह को ग्राइंड करने के लिए इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें दिया गया है, ए नेल इज़ ड्रीवन into the wooden block. A nail is driven into the wooden block on the account of kinetic energy of the hammer striking the nail.
ठीक है, कि उसने कहा है कि अगर हम लकड़ी के किसी भी ब्लॉक में कील को गाड़ते हैं तो वो किसकी वजह से होती है, कि जब हम कील पे हथौड़ी मारते हैं तो हैमर की काइनेटिक एनर्जी की वजह से। ठीक है, तो जो वुडन ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक के अंदर अगर आप क्या कर रहे हो, कील को गाड़ने की कोशिश कर रहे हो, तो वो किसकी वजह से ब्लॉक के अंदर जाती है, वो हैमर की काइनेटिक एनर्जी की वजह से। ठीक है, तो जो हैमर की काइनेटिक एनर्जी है वो वुडन ब्लॉक के अंदर किसको गाड़ देती है, वो जो आपकी नेल है, कील को हम उसको गाड़ने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा अभी कि जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है, तो कोई भी बॉडी जो आपकी मोशन में होती है, उसके मोशन की वजह से उसकी जो एनर्जी होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। इसके बाद फिर हम इसमें इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला डिराइव करने के लिए तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले को हम यहाँ पे डिराइव करेंगे। तो फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी, तो इसमें कोई भी जो बॉडी है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन स्टॉपिंग द मूविंग बॉडी और द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन गिविंग द प्रेजेंट वेलोसिटी टू द बॉडी फ्रॉम द स्टेट ऑफ रेस्ट। तो इसमें क्या दिया गया है कि कोई भी जो बॉडी आपकी रेस्ट पोजीशन पे है, ठीक है, तो सपोज़ कोई भी बॉडी जो है उसका मास m है, तो m जो है किसी भी बॉडी का मास है और वो आपकी रेस्ट पोजीशन पे है, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी क्या है, u। तो यहाँ पे हम मान लें कि ये वाली जो आपकी बॉडी है इसका मास क्या है, m, और इनिशियल वेलोसिटी इसकी u है, क्योंकि ये आपकी रेस्ट पोजीशन पे है। तो ये हमने मान लिया। अब हमने इस पर क्या किया, अब हमने इस पर एक फोर्स अप्लाई किया है। तो हमने कितना फोर्स अप्लाई किया है बॉडी के ऊपर, हमने उस पर कैपिटल F फोर्स अप्लाई किया है, यानी कि ये वाला जो कैपिटल F फोर्स है ये हमने बॉडी के ऊपर अप्लाई किया है उसको मूव कराने के लिए। और जैसे ही हम बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो बॉडी आपकी मूव करेगी, तो उसमें क्या प्रोड्यूस होगा, उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, तो A क्या होगा, A इज़ द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ठीक है, तो पहले बॉडी आपकी रेस्ट पोजीशन पे थी, उसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 0 के बराबर थी, फिर आपने उस पर फोर्स अप्लाई किया और उसमें कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, उसमें A एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, और फिर उसमें की जो फाइनल वेलोसिटी हो गई वो उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है v है। ठीक है, और उसने कितना डिस्टेंस मूव किया है, उसने s डिस्टेंस मूव किया है। तो यहाँ पे ठीक है, तो इस वाली बॉडी का जो मास था ये m था और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो 0 थी, लेकिन फिर जैसे ही आपने फोर्स F लगाया तो ये कितना डिस्टेंस मूव करती है, ये s डिस्टेंस मूव करती है और इसकी वेलोसिटी जो फाइनल वेलोसिटी है वो आपकी v हो जाती है। अब हम इसमें क्या लगाएंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम इसमें लगाते हैं तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपका क्या होता है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो लेकिन यहाँ पे हमारी u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू हमारी 0 है, तो ये हमारे पास क्या बचेगा, इसकी जगह हम 0 पुट कर देंगे तो ये बचेगा हमारे पास v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। और यहाँ से अगर हम एक्सेलेरेशन की वैल्यू निकालें तो एक्सेलेरेशन हमारे पास किसके बराबर आएगा, v स्क्वायर बाय 2s के बराबर हमारे पास एक्सेलेरेशन यहाँ पे आएगा। अब हमें यहाँ पे अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, हमें पता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से जो फोर्स की वैल्यू होती है वो ma के बराबर होती है। तो ये वाली जो वैल्यू हमने एक्सेलेरेशन की निकाली है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से, तो यहाँ पे हम एक्सेलेरेशन की वैल्यू को पुट कर देंगे तो f हो जाएगा आपका m, और यहाँ पे एक्सेलेरेशन की वैल्यू हो जाएगी आपकी v स्क्वायर बाय 2s। तो ये हमने फोर्स की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब हमें पता है कि जो वर्क डन ऑन द बॉडी होगा, जो बॉडी पे वर्क डन होगा, ठीक है, जो वर्क डन की वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, फोर्स इनटू डिस्टेंस के बराबर होती है। ठीक है, तो फोर्स की ये वाली वैल्यू हम इसे पुट कर देंगे। फोर्स की वैल्यू हमारे पास ये है mv स्क्वायर बाय 2s, तो फोर्स की वैल्यू हमने ये पुट कर दी mv स्क्वायर बाय 2s इंटू डिस्टेंस, और डिस्टेंस हमारे पास कितना है, डिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास s है, तो उसके लिए हमने s की वैल्यू पुट कर दी, तो हमारा s से s कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा w इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। तो हमारे पास दिस वर्क डन ऑन द बॉडी इज़ द मेजर ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय द बॉडी। तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी बॉडी की वो वर्क डन के बराबर होगी, और वो हमने कितना निकाला है, हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि कोई भी बॉडी जो आपकी रेस्ट पोजीशन पे थी उसको मूव कराने के लिए हमने फोर्स लगाया। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से पहले हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाली, एक्सेलरेशन के बाद फिर हमने फोर्स की वैल्यू निकाली, उसके बाद हमने वर्क डन की वैल्यू निकाली, क्योंकि वर्क डन जो होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस के बराबर होता है, और फिर यही वर्क डन जो है ये किसके बराबर होगा,
यही वर्क डन जो है बॉडी की काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, क्योंकि वर्क डन क्या है, वर्क डन इज़ द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, या एनर्जी इज़ द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, या एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। तो यही जो वर्क डन है बॉडी के ऊपर, ये उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यही वर्क डन जो होगा वो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा, और वो किसके बराबर आएगा, हाफ mv²। तो m क्या है, बॉडी का मास है, और v इसकी वेलोसिटी है। ठीक है, और तो यहाँ पे हमने देखा कि जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है दैट इज़ द एनर्जी, वो आपकी एक ऐसी एनर्जी होती है जो किसकी वजह से होती है, बाय विर्चू ऑफ मोशन। तो कोई भी बॉडी जो आपकी मूव कर रही है, या कोई भी बॉडी जो आपकी मोशन में है, ठीक है, तो उसके साथ जो भी एनर्जी एसोसिएटेड होती है वो एनर्जी कौन सी होती है, उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक का जो मतलब होता है, उसका मतलब आपका मोशन होता है। और इसमें हमने जो है एक दो एग्जांपल्स देखे, और फिर यहाँ पे हमने फॉर्मूले को डिराइव किया है। इसके बाद यहाँ पे ऑल्टरनेटिव मेथड है कि हम जो है इस तरीके से भी फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं, इस तरीके से इंटीग्रेशन की हेल्प से भी। तो जब फॉर्मूला है आपका काइनेटिक एनर्जी का, आप जो है बाय द मेथड ऑफ कैलकुलस, कैलकुलस का मतलब होता है इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करके या फिर डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करके। कैलकुलस का मतलब होता है इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करके भी आप इसको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हो, डिराइव कर सकते हो। ठीक है, तो बाय द मेथड ऑफ कैलकुलस का मतलब कि बाय द यूज़ ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन हम इसको फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी को हम डिराइव कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ आपको कि जो m है वो बॉडी का मास है। ठीक है, u हमें पता ही है, और वो बॉडी हमारी इनिशियली रेस्ट में है, तो u का हमारी 0 हो गई। इसके बाद जो हमारा f है, फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, बॉडी पे कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या लेंगे, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करना है, तो हमें यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन लेना पड़ेगा। हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, हाँ, हमें क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पे हमें स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds लेना पड़ेगा। और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds मूव करने में जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन आएगा dw, वो हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सपोज कर लिया कि जो ds है वो आपका स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, कि जब भी आप बॉडी पे फोर्स लगाते हो तो फोर्स लगाने के बाद उसमें कितना डिस्प्लेसमेंट, जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है वो आपका ds है। ठीक है, तो ds डिस्प्लेसमेंट के लिए आप फोर्स लगाते हो, तो फोर्स भी उस पर वर्क डन करेगा, तो वो जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा फोर्स के द्वारा उसको हम dw लिखेंगे, और वो किसके बराबर होगा, आपका f डॉट ds के बराबर होगा, f डॉट ds। और f डॉट ds का मतलब होता है आपका f ds cos थीटा, और यहाँ पे हमें पता है कि फोर्स की भी डायरेक्शन यही है और डिस्प्लेसमेंट की भी डायरेक्शन यही है, तो थीटा की वैल्यू जो आएगी वो 0 डिग्री आएगी, और cos 0 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका f ds, और इसकी जगह आपका 1 आ जाएगा। तो जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है उसकी वैल्यू आपकी f ds आ जाएगी। तो हमारे पास a जो है वो एक्सेलेरेशन है, तो फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, ma, और हमें पता है कि जो a होता है एक्सेलेरेशन होता है दैट इज़ द dv/dt। एक्सेलरेशन इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन जो होता है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। एक्सेलरेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो ए जो होता है ये dv/dt के बराबर होता है। ठीक है, तो ये वैल्यू हमने पुट कर ली यहाँ पे कि जो एक्सेलरेशन है इसकी जगह हमने, एक्सेलरेशन की जगह dv/dt की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर ली है। अब ये वैल्यू हम किस में पुट कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, तो dw की जगह हमारा dw आ गया। ठीक है, और f की जगह हमने ये पुट कर लिया। ठीक है, तो dw की जगह अब हमने इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है f = ds। तो ये हो गया आपका dw। f की जगह हम ये पुट करेंगे m × dv/dt, तो f की जगह हमने ये पुट कर लिया m × dv/dt और इंटू ds। तो यहाँ पे है हमारे पास, ये आ गया हमारे पास m dv/, इसको अगर हम लिखें यहाँ पे m dv/dt इंटू ds। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो ds है, ये वाला जो dt है, इसको हम ds के नीचे लिख लेंगे। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे m dv और ds। ये जो dt था इसको हम ds के नीचे लिख लेंगे, ये जो dt है इसको हम ds के नीचे लिख लेंगे।
तो हमें क्या दिया गया था, हमें ये दिया गया था कि जो m है और जो dv/dt है और इसके साथ में जो ds है, तो ये वाला जो dt है हम ds के नीचे लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा m dv और इसको हम लिख लेंगे ds/dt। तो ये जो ds/dt होता है ये क्या है आपका, दिस इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो होता है किसके बराबर होता है, ये आपका वेलोसिटी के बराबर होता है। ठीक है, तो ये जो चीज़ हो गई ये किसके बराबर हो गई, ये आपकी v के बराबर हो गई। तो आपके पास क्या आ गया, mv इंटू dv। तो आपके पास आ गया ये। ठीक है, तो यहाँ से जो m है ds/dt जो होता है, ठीक है, ये वेलोसिटी के बराबर होता है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या डिस्टेंस अपॉन टाइम जो है ये वेलोसिटी के बराबर है। तो ये बन गया हमारे पास, इसकी जगह आ गया m, ये आ गया v और ये आ गया dv। अब हम क्या करेंगे, पूरा वर्क डन निकालने के लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। पूरा वर्क डन निकालने के लिए हमें जो है इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे हम इसका पूरा वर्क डन निकालने के लिए दोनों तरफ इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फिर जो इंटीग्रेशन करेंगे, अगर हम अगर हम यहाँ पे करें mv इंटू डी, तो यहाँ पे हमें वेलोसिटी की ये जो मास है ये तो आपका बाहर आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, और इंटीग्रेशन बचा आपके पास v इंटू डी। तो वेलोसिटी की जो इनिशियल वैल्यू है वो u है और जो फाइनल वैल्यू है वो आपकी v है। तो v का जो इंटीग्रेशन होगा वो किसके बराबर होता है, v²/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका m और ये हो जाएगा आपका v²/2। और इसकी वैल्यू हमें क्या पुट करनी है, पहले इसकी वैल्यू हमें u पुट करनी है और इसकी वैल्यू हमें v पुट करनी है। ठीक है, तो पहले हम अपर लिमिट पुट करते हैं, फिर हम इसमें लोअर लिमिट पुट करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका m/2। तो पहले इसमें अपर लिमिट पुट करेंगे ये वाली, तो ये हो जाएगा आपका v², फिर माइनस करते हैं और फिर लोअर लिमिट को पुट करते हैं, तो लोअर लिमिट है आपकी u²। तो ये बन गया आपके पास हाफ mv² माइनस u²। तो यहाँ पे हमने, ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ जो वर्क डन था उसका हमने इंटीग्रेशन किया, तो dw के इंटीग्रेशन को सॉल्व करके w आ गया, और यहाँ पे इसके इंटीग्रेशन को सॉल्व करके हमारे पास आ गया m/2 और v² माइनस u²। लेकिन यहाँ पे जो u है, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 के बराबर है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर। और हमारे पास क्या बचेगा कि जो हमारा वर्क डन है वो किसके बराबर आया, हाफ mv²। तो ये बचा हमारे पास कि जो हमारा वर्क डन आया वो किसके बराबर आया, हाफ mv²। और बॉडी का जो वर्क डन है यही किसके बराबर है, उसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, और ये आएगी आपकी कि जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज़ इक्वल टू हाफ mv²। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी को हम क्या लिख सकते हैं, इट इज़ द हाफ द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा कि जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो मास के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और वो वेलोसिटी के स्क्वायर पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब क्या है कि अगर हैवियर बॉडी है तो उसकी जो हैवियर बॉडी है उसका मतलब उसका जो मास है, हैवियर बॉडी का जो मास है वो ज़्यादा है, इसका मतलब उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी ज़्यादा होगी। ठीक है, और फिर अगर उसका मास कम है यानी कि लाइटर बॉडी है तो जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो भी आपकी कम होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये डिराइव किया। तो इसमें हमने दो मेथड से डिराइव किया, एक तो हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से इसको डिराइव किया कि जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है उसका जो फॉर्मूला आएगा वो हाफ mv² आएगा, और ऑल्टरनेटिव मेथड में हमने बाय द मेथड ऑफ कैलकुलस का डेरिवेशन और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करके हमने यहाँ पे निकाला कि जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो आपकी हाफ mv² के बराबर आएगी। इसके बाद है यहाँ पे कि जो SI सिस्टम काइनेटिक एनर्जी का जो यूनिट होता है आपका, SI सिस्टम में जो इसका यूनिट होता है वो जूल होता है, और CGS सिस्टम में इसका जो यूनिट होता है वो आपका अर्ग होता है। इसके बाद हमने देखा यहाँ पे ये एग्जाम्पल इसमें हमें अभी हम करना है। ठीक है, तो अभी हम इसमें करेंगे ये वाला क्वेश्चन जो है ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके, ये वाला क्वेश्चन जो है ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, और इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं आपके बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्स में आते हैं।
तो ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं। और तो पहले इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है आपको। इसमें क्या दिया गया है, द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 10%, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो इसमें आपको क्या दिया गया है कि लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी, किसी भी बॉडी का जो लीनियर मोमेंटम है वो हमने कितना इंक्रीज़ कर दिया है, उसको हमने 10% इंक्रीज़ कर दिया है। किसी भी बॉडी का जो लीनियर मोमेंटम है उसको हमने कितना इंक्रीज़ कर दिया है, उसको हमने 10% इंक्रीज़ कर दिया है। तो व्हाट इज़ द परसेंटेज चेंज, तो हमें निकालना है व्हाट इज़ द परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, कि अगर हम किसी भी बॉडी के लीनियर मोमेंटम को 10% इंक्रीज़ कर दें तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आएगा। ठीक है, किसी भी बॉडी के लीनियर मोमेंटम को अगर हम 10% इंक्रीज़ कर दें तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कितना परसेंटेज चेंज आएगा। तो परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब हमें इसमें क्या निकालना है, अगर हमें यहाँ पे परसेंटेज चेंज निकालना है इन काइनेटिक एनर्जी, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगर हमें निकालना है, इसका मतलब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है E2 माइनस E1। अगर हमें परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो हमें निकालना है यहाँ पे E2 माइनस E1 डिवाइड बाई E1 इंटू 100%। तो ये होता है आपका परसेंटेज चेंज, ये होता है आपका परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का या किसी भी चीज़ का जब भी आपसे परसेंटेज चेंज आपसे पूछा जाए तो आप इस फॉर्मूले से निकालोगे E2 माइनस E1 डिवाइड बाई E1 इंटू 100%। ठीक है, तो यानी कि ऊपर जो है ये आपकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, नीचे जो है आपकी ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी है और इंटू 100%। तो यहाँ पे हमें निकालना है और E2 माइनस E1। ठीक है, तो यहाँ पे है हमारा E2 माइनस E1 अपॉन E1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं E2 डिवाइड बाई E1 माइनस E1 डिवाइड बाई E1। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका कैंसिल हो जाएगा तो इसकी जगह 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं E2 माइनस E1 माइनस 1। तो ये हमें निकालना है और इंटू 100% हम इसको बाद में निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो E2 है, यहाँ पे जो हमारे पास E2 है वो हमारी काइनेटिक एनर्जी है, यानी कि वो किसके बराबर है, हमारी हाफ mv2 स्क्वायर। और जो E1 है वो हमारे पास किसके बराबर है, हाफ mv1 स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले हैं और हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या कट जाएगा, आपका हाफ m से हाफ m कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास सिर्फ बचेगा v2 स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर। अब हमें जो कंडीशन दी गई है हम उस कंडीशन का यूज़ करेंगे, द लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी इज़ इंक्रीज्ड बाय 10%। तो यानी कि आपने क्या किया, बॉडी का जो लीनियर मोमेंटम था, इनिशियल जो लीनियर मोमेंटम था वो था आपका P1। जो इनिशियल लीनियर मोमेंटम था वो था बॉडी का P1 और आपने उसको क्या कर दिया, 10% इंक्रीज़ कर दिया। ठीक है, ये आपको ध्यान से देखना है। तो बॉडी का जो इनिशियल मोमेंटम था वो था आपका P1 और फिर आपने उसको इंक्रीज़ कर दिया यानी कि आपने उसको प्लस कर दिया कितने से, बाय द 10%। तो 10% इसका किसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 10% आपका इसका, हम इसको ऐसे लिख लेंगे 10/100, इसको इस तरीके से हम इसको लिख लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे जो है हमारा जो इनिशियल मोमेंटम था वो हमारा P1 था, फिर हमने उसको इंक्रीज़ कर दिया यानी कि हमने उसको प्लस कर दिया। कितने से प्लस किया, हमने उसको 10% से प्लस किया, यानी कि जो P1 है उसके 10% से हमने इसको प्लस किया है। तो ये 10% हो गया। ठीक है, तो इसको फिर हम अगर इसको सॉल्व करेंगे 1 0, इसको ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करके, और ये किसकी वैल्यू है, ये हमारे P2 की वैल्यू है। ये हमारी किसकी वैल्यू आएगी, ये हमारे P2 की वैल्यू आएगी, यानी कि ये हमारी फाइनल मोमेंटम की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो किसी भी बॉडी का जो इनिशियल लीनियर मोमेंटम था उसको हमने इंक्रीज़ कर दिया, 10% से इंक्रीज़ कर दिया। तो यहाँ से जो P2 की वैल्यू आएगी वो हमारे पास किसके बराबर आएगी, इसको सॉल्व करके आपके पास आएगा 11/10 P1। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा।
तो यहाँ पे हमें दिया गया था कि जो बॉडी का लीनियर मोमेंटम है उसको हमने चेंज किया है 10% से, यानी कि जो बॉडी का फाइनल लीनियर मोमेंटम है उसको किसके बराबर है, P1 प्लस P1 इंटू 10/100। तो इसको सोल्व करके जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 11/10 P1। ठीक है, तो जो P2 की वैल्यू है, जो आपकी P2 की वैल्यू है वो किसके बराबर है, 11/10 P1 के बराबर। और हमें इनकी वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो जो P2 है, P2 जो है आपका वो किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू 11/10 P1। और P2 की वैल्यू जो है वो आपकी MV2 है, और ये इसको हम लिखेंगे 11/10। और P1 की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी आपकी, MV1 हो जाएगी। तो M से M कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हम V2/V1 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से जो आपका V2/V1 निकलेगा वो किसके बराबर आएगा, वो 11/10 के बराबर आएगा। तो V2/V1 की वैल्यू हमने निकाल ली, तो वो किसके बराबर आएगी, 11/10 के बराबर आएगी। ठीक है, अब हमने हमें क्या निकालना था, हमें ये निकालना था E2/E1 -1, ये हमें निकालना है। तो E2 का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 12mV2² डिवाइडेड बाय E1 का फॉर्मूला होता है आपके पास 12mV1² -1। तो 12m से 12m कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, V2² माइनस V1² -1। ठीक है, तो यहाँ पे बचा आपके पास V2² माइनस V1² -1। अब V2/V1 की वैल्यू है आपके पास, V2/V1 की वैल्यू क्या है आपके पास, 11/10। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो गई आपके पास 11/10। तो V2/V1 की वैल्यू थी आपके पास 11/10। तो इसके स्क्वायर की वैल्यू चाहिए आपको, तो इसके स्क्वायर की जो वैल्यू हो जाएगी वो इसके स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब हमें पुट करना है परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में। तो जो परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होती है उसमें हमें क्या चाहिए था, E2 माइनस E1 -1। और ये हमने किसके बराबर निकाला, ये हमने निकाला कि इसकी वैल्यू अभी हमने यहाँ पे किसके बराबर निकाली है, E2/E1 की वैल्यू हमने किसके बराबर निकाली है, 121/100 के बराबर। तो इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये हमने इसकी वैल्यू निकाली 121/100 -1 इंटू 100%। तो इसको सोल्व करके इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 21%। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस टाइप के जो क्वेश्चन आपके बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं। तो ये क्वेश्चन, जो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं उनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो यहाँ पे हमने देखा था कि अगर किसी भी बॉडी के लीनियर मोमेंटम को आप इंक्रीज़ करते हो 10% से, तो आपको परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और इसको सोल्व करके जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा 21%।